स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज गोल्डीलॉक्स के फाउंडर गौतम शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, बहुत स्वागत है आपका ईटी में, हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। अभी जैसे हम बता रहे थे, इस वक्त बाजार को लेकर जितनी भी चिंताएं हैं धीरे धीरे मानो खत्म होती हुई नजर आ रही है और पॉजिटिव सेट ऑफ ट्रिगर्स अब सामने उभर कर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन यानी यूएस और ईरान वॉर की चिंता भी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। पिछली तिमाही में अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रही, अब यहां से आगे अर्निंग्स पिक्चर कैसी रहेगी इस पर नजर है। क्रूड में हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान अब नजर आ रहा है। इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार पर इस वक्त आपकी राय क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट एनवायरनमेंट काफी अच्छा हो चुका है। पिछले 10 दिनों में जिस तरह का प्राइस एक्शन रहा है, आई थिंक इट्स बीन वेरी एनकरेजिंग, क्योंकि पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा कि एशियन मार्केट्स में कितनी बड़ी फॉल आई, यूएस मार्केट्स में हमने वॉलेटिलिटी देखा। ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल न्यूज फ्लो काफी बेटर हो रहा है, बट उसके साथ साथ हमने ऑयल में इतना बड़ा फॉल देखा। ऑयल अब $70 के आसपास है, रुपया सेट 94 के आसपास स्टेबल हो रहा है। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो 18-19 चलता था वो अब 12-13 के लेवल पे है और पार्टिसिपेशन काफी अच्छी हो रही है। आपने बैंक्स में देखा, बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी मूव आई है जो 58,000 के आसपास चल रहा है। और माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स तो अच्छे कर ही रहे हैं, वो डेली बेसिस पे हायर हाइज बना रहे हैं। तो अगर आप ये पूरा ओवरव्यू देखें तो मार्केट एनवायरनमेंट काफी अच्छा है और लास्ट वीक ग्लोबल मार्केट वीकनेस के बावजूद अपना मार्केट खड़ा रहा और सपोर्ट लेवल्स होल्ड करते रहे। तो मेरा मानना है कि वी आर स्टिल इन अ कंसोलिडेशन फेज। निफ्टी को अगर आप देखें 24,150 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक बार वो नंबर निकलता है तो मुझे लगता है कि 24,600 और 25,500 तक हम जा सकते हैं। तो निफ्टी और लार्ज कैप्स में ट्रेंड ऊपर रहेगा, बट इतनी बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स आर इन द प्राइस। बट अगर आप दूसरे साइड का मार्केट देखिए, माइक्रो कैप्स, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स, जो हम पिछले 2 महीने से कह रहे हैं, वहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहां पर आई थिंक इन्वेस्टेड और ओवर कमिटमेंट वहां पर बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गौतम, एक चिंता जो लगातार भारतीय बाजार को सता रही है वो है विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईएस की तरफ से सेलिंग। क्या सेंस मिल रहा है एफआईएस की तरफ से इस वक्त, और क्या आपको लगता है कि सेलिंग अब ओवरडन हो चुकी है या यहां से भी अभी नेगेटिव रिस्क कायम रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि एफआईएस को इंडियन मार्केट इतना अट्रैक्टिव लग रहा है इन रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि अगर आप दूसरे मार्केट्स को देखें, चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, यूएस हो, यूरोपियन मार्केट्स हो, ब्राजील हो, वहां पर काफी स्ट्रॉन्गर ट्रेंड्स, बेटर वैल्यूएशंस एंड मे बी मोर विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। उसके कारण मेरे हिसाब से एफआईएस वहां पर जा रहे हैं। और देखिए, मैंने 2003 से 2007 का बुल मार्केट देखा, मैंने 2008 भी देखा, जहां पर हमने वन ऑफ द बिगेस्ट बेयर मार्केट्स देखे हैं पिछले कुछ सालों में। और मेरा मानना है कि उस समय जब एफआईएस की सेलिंग होती थी तो मार्केट बहुत ज्यादा ही गिर जाता था। 10-15-20% की मूव्स बहुत जल्दी आ जाती थी। बट क्योंकि डोमेस्टिक मनी के चलते पिछले 1-1.5 साल में, डिस्पाइट इंडियाज अंडर परफॉर्मेंस, मार्केट में उतनी कोई बड़ी फॉल नहीं है। आज भी हम क्या बात कर रहे हैं, 24,000 के इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 26,000 पे हमने लाइफ टाइम बनाया, तो एक्चुअली हम 7-8% नीचे ही है लाइफ टाइम हाई के लेवल से, इतनी बड़ी एफआईएस सेलिंग होने के बाद। तो मेरा मानना है कि एफआईएस सेलिंग इज इमटेरियल इन सम सेंस। उसके कारण हो सकता है कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, बट दैट कैन नॉट बी अ ट्रिगर टू टेक द मार्केट्स डाउन, क्योंकि डोमेस्टिक मनी की सपोर्ट काफी अच्छा है और मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी एंड कंजम्पशन विल मेक अ कमबैक। अगर वो होता है तो धीरे धीरे एफआई की सेलिंग कम होगी और डोमेस्टिक बाइंग और इंक्रीज ही होगी। जी बिल्कुल, सही कहा गौतम आपने। एफआईएस की सेलिंग के बावजूद भारतीय बाजार ने काफी रैशनल अप्रोच दिखाया है, मैच्योरिटी दिखाई है। लेकिन एक सेक्टर, अब सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। एक सेक्टर जो बाजार को, भारतीय बाजार को सबसे ज्यादा परेशान, इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है, वो है आईटी सेक्टर। गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त अगर आप देखेंगे कई दिग्गज आईटी से रिलेटेड कंपनियां, शेयर्स हैं जो कि दिन के अपने साल के निचले स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। और हाल ही में हमने बड़ी दिग्गज ब्रोकरेजेस के टेक्स भी देखे जो कि टारगेट्स में आईटी प्लेयर्स के कटौती कर रहे हैं। आपका नजरिया इस सेक्टर पर क्या बनता है?
देखिए पिछले 9 महीने से मैं तो आईटी सेक्टर पे बेरिश रहा हूं। मैंने जब भी आपके चैनल पे भी आया हूं, मैंने हमेशा कहा कि आईटी से दूर रहे, क्योंकि वहां पर एब्सोल्यूट टर्म्स और रिलेटिव टर्म्स में नेगेटिविटी काफी काफी क्लियर था चार्ट्स में। और जो एआई डिस्ट्रप्शन की लोग जो बात करते हैं वो डेफिनेटली रियल है, मार्केट वो समझता है, और उसके कारण मार्केट ने उसको इतनी बड़ी फॉल हमने देखी। 40% इंडेक्स गिर चुका है। बट हमारा आईटी इंडेक्स पे वर्किंग टारगेट था 26,000 के आसपास। 26,000 एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। आज हम 27,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यहां पर वो काफी ओवरसोल्ड है, और लग रहा है कि एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस यहां से चालू हो गई है। तो हम अपने क्लाइंट्स को तो रेकमेंड कर रहे हैं कि इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर आपका 12 से 18 महीने का आउटलुक है तो आईटी सेक्टर पे इस लेवल्स पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड अपॉर्चुनिटी है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरडन है, और अगर आईटी इंडेक्स यहां से रिबाउंड करता है, जो मेरा व्यू है, वो धीरे धीरे 32-33,000 तक जा सकता है। और अगर बैंक्स कंटिन्यू टू डू वेल, तब आई थिंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा। एब्सोल्युटली। गौतम, ठीक आईटी सेक्टर की ही तरह रियल एस्टेट सेक्टर में भी हमने देखा है कि काफी हद तक गिरावट नजर आ चुकी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत कह सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हुई है। आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी एक्टिव हुई रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थी। कुछ तमाम बड़ी दिग्गज रियल एस्टेट प्लेयर्स ने डेवलपमेंट की न्यूज भी, नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की न्यूज भी बताई है। अब क्या आपको लगता है कि ये सेक्टर यहां से आगे चलने के लिए तैयार है? हाँ जी, मेरे हिसाब से एकदम चलने को तैयार है। आई थिंक पिछले 2-3 हफ्तों से हम इस पे काफी बुलिश रहे हैं। डिस्क्लोजर हमने काफी रिकमेंडेशंस भी दिया, और मुझे लगता है कि इसमें जो 18 महीने की जो वीकनेस थी और जो अंडर परफॉर्मेंस था, वो अब खत्म हो चुका है। और यहाँ से धीरे धीरे एंटायर सेक्टर और सारे जो टॉप स्टॉक्स है, जो 7-8 मेन स्टॉक्स है, वो मेरे हिसाब से सब चलेंगे। तो यहां से मुझे लगता है कि 20 से 25% की तेजी इंडेक्स पे आनी चाहिए। स्टॉक्स में हो सकता है आपको 25 से 50% की तेजी मिले। और अगर ये होता है तो ये इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रियल एस्टेट इज ऑल्सो इंडिया कंजम्पशन स्टोरी, जिसको आईटी ने इन सम सेंस डिस्टर्ब कर दिया पिछले 12 महीनों में। बट चार्ट्स अभी अच्छे लग रहे हैं, फंडामेंटल्स आर फार मोर रीजनेबल, और जितनी जो डाउनसाइड थी वो मेरे हिसाब से अब प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आया, सारे स्टॉक्स अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे, और वो धीरे धीरे घूम रहे हैं। तो रियल एस्टेट मेरा मानना है कि इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, बिल्कुल। गौतम, अब बात करते हैं डिफेंस क्षेत्र की, और डिफेंस सेक्टर ने पिछले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स की आज एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट का ये कहना है कि भले यूएस ईरान में समझौते की खबरें इस वक्त आ रही है, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, बावजूद इसके डिफेंस क्षेत्र जो है भारत का, वो अब भी यहां से मार्केट रिलेटेड अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। दूसरी तरफ हमने हाल ही में देखा है कि यूएई समेत कई देशों ने भारत के ब्रह्मोस और आकाश तीर जैसे डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखाई है। कैसे देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट को आप? देखिए, मार्केट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग। इट इज नॉट अबाउट कि वो आज कैसा लगता है, इट इज हाउ मच ऑफ द गुड न्यूज इज इन द प्राइस। और मेरा मानना है कि पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह की तेजी हमने डिफेंस में देखी, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स ऑफ द नेक्स्ट 3 to 5 years आर इन द प्राइस। तो इस लेवल पे खरीदारी करके मेरे हिसाब से एक केस बनता नहीं है कि यहां से बड़ी रिटर्न्स बनेगी। आई थिंक जैसे मैंने कहा, कंपनी के सारे अर्निंग्स ऑलरेडी इन द प्राइस, और जिस तरह का जियोपॉलिटिकल माहौल है, अगर वो यहां से बेटर होता है और बेटर होता है, जो हमें लगता है कि होगा, तो डिफेंस सेक्टर मेरे हिसाब से एक बार के लिए आउट ऑफ फेवर रहेगा। और देखिए, सेक्टर रोटेशन और सेगमेंट रोटेशन इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ एनी मार्केट ट्रेंड। और अभी आप देखेंगे नए नए सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं। आप फार्मा को देखिए, इतनी बड़ी तेजी है, लाइफ टाइम हाइस पे चल रहा है, और मुझे लगता है कि यहां से और अच्छा करेगा। केमिकल्स में हमें लगता है कि बहुत बड़ी रिबाउंड है। रियल एस्टेट तो हमारा फेवरेट है ही। पीएसयूज हमें लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जो सेक्टर्स पिछले 2-2.5 साल में चले हैं, हो सकता है कि वो उतना अच्छा नहीं करे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि डिफेंस में इस लेवल्स पे बाइंग मत कीजिए। बिल्कुल गौतम, आई शुड से काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपसे इस वक्त हम हासिल कर रहे हैं। रियल एस्टेट, आईटी और डिफेंस पर तो आपने अपना नजरिया बताया, लेकिन इसके अलावा आपकी लिस्ट में आपके पसंदीदा सेक्टर्स कौन से, अगर आप बता पाए?
और मुझे लगता है कि टेक्सटाइल में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है पिछले 2-3 हफ्तों में, तो वहां मुझे लग रहा है कि अब बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। टेक्सटाइल को कोई देखता ही नहीं था, देखिए 1.5 साल 2 साल हो गई और वो एक डाउन ट्रेंड में थे, बट अब एक फंडामेंटल टेलविंड है, चार्ट्स काफी अच्छे हैं, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है और मुझे लगता है कि यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, पावर एंड एनर्जी, आई थिंक ये जो 3-4 सेक्टर्स हैं वहां हमारा फोकस है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन स्टॉक्स भी आ रहे हैं। अगर आप ट्रैवल स्टॉक्स को देखिए, होटल स्टॉक्स को देखिए, इंडिगो, इंडियन होटल्स, तो सारे कम बैक कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द ओवरऑल मार्केट एंड फॉर द इकोनॉमी। गौतम जी, आपको कई सालों का अनुभव रहा है और शेयर बाजार में आपने कई बुल और बेयर मार्केट फेजेस देखे होंगे। इस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या एडवाइस देंगे आप? और सबसे बड़ा सवाल तो उनके जहन में यही है कि बाजार के वॉलेटाइल सिनेरियो में सही स्टॉक पिकिंग कैसे की जाए, तो उनके लिए मैसेज और एडवाइस क्या होगी? देखिए, इसमें 2 पॉइंट है। एक तो किसी भी इन्वेस्टर को यह समझना पड़ेगा कि वो लार्ज स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करे कि छोटे स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट करे। देखिए, पिछले 1-1.5 साल में लार्ज स्टॉक्स ने ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया था और इट वाज मोर स्टेबल, बट अभी पिछले 6-8 महीनों में आपने देखा होगा कि माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स आर डूइंग मच बेटर देन द लार्ज कैप्स। तो अगर कोई लार्ज स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहा होगा तो उसके लिए मार्केट का सिनेरियो काफी खराब रहा होगा, बट अगर कोई माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में रहता तो काफी अच्छी रिटर्न्स बनी है। इनफैक्ट मार्च लो से अभी तक माइक्रो कैप इंडेक्स में 25% की तेजी है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 22% की तेजी है। तो अगर आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में कुछ भी लेते तो उसमें अच्छा पैसा बनता। बट आपने कहा कि कहां पर इन्वेस्ट करनी चाहिए, डेफिनेटली उन कंपनीज में कीजिए जहां पर अर्निंग्स विजिबिलिटी है, जो मार्केट के साथ चल रहे हैं और जो मार्केट को बीट कर रहे हैं। कई अच्छे कंपनीज हैं जो मार्केट के साथ चलते नहीं है। आई मीन पेंट इंडस्ट्री में देख लीजिए, कितने कंपनीज हैं फंडामेंटली सॉलिड बट मार्केट के साथ चलते ही नहीं है, 2-2.5 साल से अंडर परफॉर्मेंस है। तो जो बाजार के साथ चले और जिसकी अर्निंग्स अच्छी हो, जिसके मैनेजमेंट अच्छे हो और जिसके रेशियो चार्ट्स अच्छे हो वर्सेस द निफ्टी एंड वर्सेस द सेक्टर, उन कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आई थिंक मार्केट में अच्छा रिटर्न बनेगा। गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर विस्तार से अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए, हमारे बीच रखने के लिए, हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, निवेशकों को मदद करने के लिए। इट वाज अ 360 डिग्री एनालिसिस, आई शुड से। थैंक यू सो मच। चलिए, मार्केट के महारथी को